मैं यहाँ पे आपको जो पहली चीज सिखाऊंगा वो है सिर्फ 10 बार पढ़ ले, 10 बार टोटल इस चीज को पढ़ ले बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन अकाउंट्स में लिखने का तरीका ये है, हम ऐसे रैंडमली लाइन नहीं लिख लेते कि सेल हो गई। तो जो पैसा आया वो भी रिकॉर्ड किया, जो पैसा गया ये भी रिकॉर्ड किया। इस चीज को बोलते हैं हम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी, जो एक थियोरेटिकल चैप्टर है आपके लिए। अकाउंट्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन दिस इज द वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल चैप्टर्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, हमको पढ़ना है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा पहले देखो ये समझना है कि अकाउंटिंग क्या होती है। इसके लिए ना देखो मेरे पास दो ऑप्शंस है कि या तो मैं स्लाइड्स में जाके तो मैं डेफिनेशंस बता सकता हूँ और उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि वो करने से एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें याद करना पड़ेगा, यू नीड टू मग अप। बट यार मेरा वो तरीका है नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा एंड आई प्रॉमिस यू कि इस लेक्चर के खत्म होते होते ये थ्योरी याद भी हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए समझते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो चलो सबसे पहली जो स्लाइड है उस पर तो हमारे पास जो है वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है वो कुछ ऐसी है, मैं पढ़ लेता हूं एक बार तुम्हारे लिए कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब ये इतनी आसान डेफिनेशन है नहीं कि तुम्हें मैं पढ़ लूँ और समझा दूँ और तुम याद कर लो। हम इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे। हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा विच वाज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें हमने एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब अगर किसी ने वो देखा है वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पहला वीडियो है, उससे स्टार्ट करो तो बेहतर समझ आएगा। लेकिन अगर नहीं भी देखा तो मैं उसी एग्जाम्पल को वहां से लेता हूं और 2-3 पॉइंट्स उसमें से मैं आपको फिर से बता देता हूं। आप बात को समझना। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं करने क्या वाला हूं। मैं यहाँ पे आपको जो पहली चीज सिखाऊंगा वो है अकाउंटिंग का प्रोसेस। सर प्रोसेस क्यों समझा रहे हो आप? बेटा क्योंकि अगर तूने प्रोसेस समझ लिया ना तो यहाँ पे जो 2-3 चीजें आएंगी, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, ये सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें 5 मिनट दे दो, 2-2 मिनट में आपकी डेफिनेशन याद हो जाएंगी। ठीक है, अपन शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल से। तो आपको पता है कि ये जो थे इनको हम लोग बोल रहे थे प्रोप्राइटर, और इनकी जो फर्म थी उसका नाम था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं जेठालाल। जेठालाल प्रोप्राइटर है। हम जितनी अकाउंटिंग करते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से करेंगे, दुकान के हिसाब से करेंगे, प्रोप्राइटर के हिसाब से नहीं। ये कस्टमर थी, इनका नाम क्या था याद है सबको? वैंडी। ठीक है, तो वैंडी इनसे एक फोन खरीदने आई थी। वही फोन मैं बता देता हूं इन्होंने इनसे परचेज किया। चलो मैं यहाँ पे, जेठालाल ने इनको एक फोन सेल किया है। ठीक है, एक सेल फोन इनको सेल किया। भाई ड्राइंग पे मत जाना, क्या है बहुत ही अच्छी है ना। तो इनको ये सेल्स हुई और मैं मान लेता हूं ये 50,000 रुपए में इन्होंने ये फोन खरीदा। अगर 50,000 रुपए में खरीदा तो इन्होंने कैश दे दिया, बहुत अच्छी कस्टमर थी है। पूरा का पूरा 50,000 ये कैश देके जेठालाल को चली गई। इस चीज को बोलते हैं एक ट्रांजैक्शन। तो मैं मान लेता हूं ये पहला ट्रांजैक्शन है। जब ये ट्रांजैक्शन चल ही रहा था, ये सेल कर रहा था, तो बीच में इनको एक कॉल आया। किसका? सुंदर का। सुंदर कौन है? सुंदर ब्यूटीफुल। कौन है ये सुंदर? तो सुंदर जो है वो जेठालाल का साला है। ठीक है, जेठालाल का साला है। और इसने फोन किया कि जीजा जी सुनो, एक 500 रुपए पेटीएम कर दो। क्यों? क्योंकि कहीं पार्टी वार्टी चल रही थी। इसकी पार्टी समझते हो ना आप? अरे सोडा वाली पार्टी। तो पार्टी चल रही थी, वहां पैसे खत्म हो गए भाई के पास। तो इन्होंने फोन किया जेठालाल को कि जीजा जी, तो जीजा जी आप हमें पैसे भेज दो। कितने? 500 रुपए, मैं आपको कल ही वापस दे दूंगा। ठीक है, इन्होंने 500 रुपए इसको भेज दिए। किस चीज के लिए? पार्टी के लिए। अरे पार्टी क्यों लिखा मैंने? पार्टी नहीं, पार्टी। ठीक है, पार्टी के लिए इसने पैसे भेज दिए। ठीक है, जेठालाल ने सुंदर को 500 रुपए पार्टी के लिए। ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, ये एक तरीके का और ट्रांजैक्शन हो गया। एक तीसरा ट्रांजैक्शन भी मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि समझो कभी ऐसा हो कि ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें 2 लोग और काम करते हैं, बागा और कोई है ना उसका आए तो नट्टू काका है ना। तो ये दोनों भी काम करते हैं। तो मैंने इन दोनों का भी ले लिया। समझो ये बागा, ये नट्टू काका, ये जो दोनों है ना, इनका मूड नहीं हो रहा था, इनकी पगार नहीं बढ़ा रहे हमारे जेठा भाई, तो इन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए स्ट्राइक पे बैठ गए। ये दुकान के बाहर स्ट्राइक पे बैठ गए। बोला कि भैया जेठा जी, जब तक आप सेठ जी हमारी पगार नहीं बढ़ाओगे हम तो काम नहीं कर रहे।
अब इनके स्ट्राइक पे जाने से बिजनेस तो अफेक्ट होगा, क्योंकि अकेला बंदा एक बिजनेस को कैसे संभालेगा, इसका गोडाउन भी है, दुकान भी है, कस्टमर्स की तो अच्छी खासी लाइन लगी रहती है इसके पास, तो ये अकेला बंदा इस बिजनेस को ऐसे नहीं संभाल पाएगा, इसलिए इनको 2-3 लोगों की जरूरत है। तो इसके जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे बैठ गए। ये एक तरीके का तीसरा एक इवेंट हुआ उस बिजनेस में। अब यहां से बातें शुरू होती है, ध्यान से समझते जाना अकाउंटिंग का प्रोसेस। अब देखो यहां पे हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हम बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कौन सा। सर पहला ट्रांजैक्शन जिसमें सेल्स हो रही हैं, इसको रिकॉर्ड करोगे आप? अरे करोगे कि नहीं? इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्स हो रही है, कैश में हो रही है, ठीक है, मैं समझ में आता है कि इसको करना चाहिए। सुंदर को जो इसने पैसे दिए, क्या ये वाला रिकॉर्ड होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? देखो मैं तुम्हें एक बेसिक बता देता हूं पहले, ठीक है। हम 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दो मैं ऐसा बता देता हूं जो नहीं रिकॉर्ड करते। तो हम एक जो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस है इनको नहीं रिकॉर्ड करते, और जो नॉन मॉनिटरी हैं, जो नॉन मॉनिटरी जो पैसों में कैलकुलेट नहीं हो सकते, इनको भी रिकॉर्ड नहीं करते। अब समझ में आया? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और जो पैसों में मेजर हो सकते हैं उनको ही रिकॉर्ड करेंगे। नॉन बिजनेस नॉन मॉनिटरी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आप बताओ, पहला वाला रिकॉर्ड होगा? सर होगा। दूसरा वाला रिकॉर्ड होगा? सर पैसों में तो कैलकुलेट हो रहा है यार 500, लेकिन तो क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है? ये नहीं है, ये जेठालाल का पर्सनल ट्रांजेक्शन है। जेठालाल ने अपने खुद के खाते से पेटीएम करा है, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई मतलब नहीं है इसमें। समझे बात को? तो यहां पे ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड बुक्स में नहीं होगा। वहीं तीसरा स्ट्राइक। अब स्ट्राइक से सेल्स तो अफेक्ट हो रही है भाई, जो भी कस्टमर आ रहे हैं, 10 कस्टमर आ रहे हैं तो जेठालाल सिर्फ 3 या 4 कस्टमर को ही सर्व कर पा रहा है, बाकी 6 तो वापस जा रहे हैं। तो सर सेल्स तो अफेक्ट हो रही है, लेकिन क्या इस सेल्स के अफेक्ट होने को आप पैसों में कैलकुलेट कर सकते हो? तो सर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेल्स कम होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एक अलग बात है, लेकिन उस वक्त जो नुकसान हो रहा है, क्या इसको पैसों में कैलकुलेट कर सकता हूं क्या मैं, कि कस्टमर आता तो इतना, खरीदता तो इतना, कमाते? ऐसा नहीं कर सकते। तो जो स्ट्राइक है ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसको भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ये जो पहली पहली चीज मैं यहां पे आपको बता रहा था ना, ये वाली चीज क्या थी? ये थी सबसे पहला स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, विच इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। क्या सर? आइडेंटिफिकेशन। किस चीज की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम? ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई वो रिकॉर्ड होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो नॉन बिजनेस और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते, ठीक है। तो पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकता है तो उसको पैसों में कैलकुलेट करो, ठीक है। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीस, ठीक है। आप अगर मनी में मेजर कर सकते हो तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तीसरी चीज आती है सर रिकॉर्ड आप बोल रहे हो, यही है सर तीसरा स्टेप, रिकॉर्डिंग। तो सर ये रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? देखो बेटा आगे तो अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा तुम्हें बेसिक बता देता हूं, अच्छे से सुनना। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? तो देखो ये 3 ट्रांजैक्शन थे हमारे पास, मैंने बोला कि ये दोनों तो रिकॉर्ड होंगे नहीं, सिर्फ ये सेल्स रिकॉर्ड होंगी। सेल में क्या है कि एक फोन बेचा 50,000 रुपए का, कैश आ गया। इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है इसको ध्यान से समझना। देखो एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, रिकॉर्डिंग का मतलब ही होता है जर्नल एंट्री पास करना। जर्नल एंट्री क्या होती है सर? तो जर्नल एंट्री देख मैं बता रहा हूं कैसे होगी। जैसे ये सेल करा ना, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां पे मैं लिखूंगा 50,000, यहां पे भी मैं लिखूंगा 50,000। ये क्या कर रहे हो सर? तो ये मैं सर एक जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, ऐसे कुछ फॉर्मेट में एक जर्नल एंट्री पास होती है। सर ये कैसे करते हैं? तो हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चैप्टर्स में अपन ये वाली चीजें पढ़ने वाले कि ये कैसे पास होती है। लेकिन अकाउंट्स में लिखने का तरीका ये है, हम ऐसे रैंडमली लाइन नहीं लिख लेते कि सेल हो गई, है ना। हम ऐसे प्रॉपरली उस चीज को पास करते हैं, हम अलग अलग अकाउंट्स खोलते हैं। यहाँ पे ये कैश का अकाउंट खोला और मैंने सेल्स का एक अकाउंट खोला, तो ये 2 अकाउंट खोले मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। अब ये था रिकॉर्डिंग, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद का जो स्टेप आता है सर, इस स्टेप के बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है सर? तो क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल चीज है। क्लासिफिकेशन में अपन लोग क्या करते हैं कि ये जो अकाउंट्स बनाए ना अपने, कैश, सेल्स, तो ऐसे तो बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी। मतलब दिन में कितनी सेल हो रही है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, बहुत सारे 10 तरीके के खर्चे हो रहे हैं बिजनेस में, तो ऐसे बहुत सारी एंट्रीज हो जाती हैं। हर ट्रांजैक्शन की अपन एंट्री करते हैं। लेकिन अगर सोचो, अगर इसने क्या नाम है, जेठालाल ने नट्टू काका से पूछा 3 महीने बाद कि नट्टू काका आप बताओ कि 3 महीने की सेल कितनी है,
तो क्या नट्टू काका एक एक एंट्री बैठ के गिनेंगे और उनको टोटल करेंगे कैलकुलेटर पे? बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा वो काम। इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सर क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? तो सर हम लेजर बनाते हैं। सर लेजर क्या होता है? तो लेजर एक तरीके का अकाउंट होता है। सर ये अकाउंट क्या होता है? तो वो मैं बता रहा हूं। देखो अकाउंट इस तरीके का एक अकाउंट होता है, टी शेप अकाउंट। जैसे मैंने कैश का बनाया तो यहां पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट। अब इससे कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है हम इस अकाउंट में डालेंगे। कैसे डालेंगे? अगेन देयर इज अ चैप्टर, वी विल लर्न इन दैट। अभी के लिए मैं बता देता हूं, जो भी कैश आया उसको मैं यहां पे लिखता जाता हूं। जैसे मैं सेल्स से पैसा आया तो मैं यहां लिख दूंगा टू सेल्स, ये 50,000 रुपए ये आए, है ना। और भी किसी को सेल किया है, जैसे टू वरुण को सेल किया, ऐसे कोई भी नाम ले लेता हूं मैं, टू वरुण, टू तरुण, ऐसे करके जो जो सेल्स हुई हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। 50,000, ये 40,000, ऐसा। और जो पैसा गया है वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे बाय रेंट अगर पैसा गया, ठीक है, मैंने किराया भर दिया 20,000 रुपए, वो पैसा चला गया। ठीक है, किसी को सैलरी दे दी, नट्टू काका को सैलरी दे दी जेठालाल ने, तो वो 30,000 रुपए चले गए, ऐसा मान लेते हैं। तो जो पैसा आया वो भी रिकॉर्ड किया, जो पैसा गया ये भी रिकॉर्ड किया, लेकिन कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन मैंने एक ही अकाउंट के अंदर किए। इस चीज को बोलते हैं हम क्लासिफाई करना या फिर लेजर अकाउंट बनाना। बनाते कैसे आगे सीखेंगे, टेंशन मत लेना। समझ में आई बात? पहले आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको आप लेजर में रिकॉर्ड करते हो। लेजर में एक हेड के अंदर सारी ट्रांजैक्शन सिमिलर वाली लिख देते हैं, कैश से रिलेटेड सारी यहां पे आ जाएंगी। वैसे ही सेल्स का अकाउंट बनेगा, वैसे ही रेंट का अकाउंट बनेगा, हर चीज का एक अकाउंट बनता है। जितने आप यहां नाम लिखते हो उतने आप अकाउंट बनाते हो। आई बात समझ? तो सर इतना तो समझ में आ गया कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे। अब आती है और थोड़ी सी वाइडर बात। बेटा ये सब कर क्यों रहे? अब बिजनेस को करते क्यों? आप इतने ट्रांजैक्शन लिख क्यों रहे हो? आपका मेन मोटिव क्या है अकाउंट्स को करने का? बता भाई, क्या मोटिव है? अरे बोलो ना, तुम बोलो भाई, मुझे सुनाई देता है यहाँ पे, तुम तो बोलो। क्या रीजन है? सर हमें प्रॉफिट निकालना है, हम प्रॉफिट या लॉस के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हम उसके लिए यहां पे एक स्टेप आता है, समराइजेशन। समराइजेशन में क्या करते हैं सर? तो हम समराइज करते हैं, हम पूरे अकाउंट्स को समराइज करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, जल्दी से ले लो, पहले यहां तक हटा रहा हूं क्योंकि मैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हो गई, लेजर हो गया, अब अपन समराइज करेंगे। तो समरी मतलब, देखो बेटा, जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो आखिरी में एक चीज करते हैं ना, समरी निकालते हैं पूरे की, समरी लिख देते हैं, मतलब पूरे का एक अपने को एक रिजल्ट मिल जाता है ना। तो यहां पे भी उसी रिजल्ट की बात हो रही है, यहां पे भी उसी रिजल्ट की बात हो रही है। तो सर समराइजेशन में रिजल्ट कैसे निकालते हैं? तो सर तीन चीजों के थ्रू निकालते हैं। तीन चीजें ध्यान रखना, तीन अकाउंट्स हम बनाते हैं जिनका नाम होता है फाइनल अकाउंट्स। क्या होते हैं वो? फाइनल अकाउंट्स। तीन तरीके के फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहला। दूसरा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर तीसरा है बैलेंस शीट, तीसरा है बैलेंस शीट। ये तीन तरीके के हम लोग बनाते हैं अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? तो मैं बहुत सिंपल सा बताता हूं। देखो समझो, ये पेन है मेरे पास, ये मैंने खरीदी, मैं ऐसा मान लेता हूं ये 10 रुपए में खरीदी, और सीधा सीधा इसका मैंने एक टैग लगाया इस पे 20 रुपए का, और 20 रुपए में बेच दी। सिंपल, 10 की खरीदी 20 पे बेची, तो सर कितना कमाया आपने? अरे कितना कमाया भाई? 10 की खरीदी 20 की बेची, कितना कमाया? 10 रुपए कमाया। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखता है। ग्रॉस प्रॉफिट यानी यही जो मैंने निकाला है ऊपर, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यानी यहां पे हो गया 10 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर इसमें? सर जीपी आया आपका 10 रुपए। समझ में आई बात? सिंपल था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें देखो बाकी सारे खर्चे भी आ जाते हैं। भाई ये पेन बेचने के लिए मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली है, लाइट का बिल भर रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, सैलरीज दे रहा हूं, ये सब भी तो आएगा। पर हेड कुछ तो खर्चा एक्स्ट्रा भी आ रहा है ना। वो एक्स्ट्रा खर्चा जो है, अगर उसको भी जोड़ दूं, जैसे मैंने माना कि 10 रुपए तो ग्रॉस कमाए, लेकिन ये सैलरी वैलरी ये सब मिला के भी पर हेड 3 रुपए कॉस्ट और आ जाती है, तो मतलब 3 रुपए और खर्चा हो रहा है मेरा। इसको मैं एक्सपेंस लिखता हूं, तो 3 रुपए और खर्चा हो रहा है। तो सर ये 7 रुपए नेट आपके पास बच रहे हैं। ये वर्ड तो सुना होगा ना आपने, नेट हाथ में कितना बचा? तो सर 7 रुपए नेट बचा। ये नेट प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, ये दिखाता है अपने को नेट प्रॉफिट। आखिरी में हाथ में कितना बचा? तो यहां पे कितना बचा? 7 रुपए। ये नेट प्रॉफिट दिखाते हैं। समझ में आई बात? अरे बहुत सिंपल है अकाउंट्स यार, लेकिन समझो अच्छे से कि होती कैसे। हमको कुछ भी रटना नहीं है, रटने की है ही नहीं अकाउंट्स। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट, बच काट पीट के कितना बचा। बैलेंस शीट क्या बताती है? तो सर बैलेंस शीट दो चीजों में डील करती है, एसेट्स
एंड लाइबिलिटीज के फाइनल बैलेंसेस बताएगी आपको। फाइनल बैलेंसेस क्या होते हैं सर? देखो सर, अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी जो 10 लाख रुपए की है, तो एक साल बाद कुछ तो वैल्यू डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट हुई होगी, मतलब यहां तो वैल्यू कम हुई होगी, यहां ज्यादा हुई होगी। तो फाइनल बैलेंसेस बैलेंस शीट बताती है एक साल के बाद हमने जो कर्जे लिए थे वो कितने पे रुके हुए हैं, बिल्डिंग ली थी तो कितने की है, लैंड ली थी तो कितने का है ना, फर्नीचर लिया था तो आज उसकी वैल्यू क्या है, सबकी करंट वैल्यूएशंस बैलेंस शीट बताता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं। कौन से अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स, जो हम इस स्टेप में बनाते हैं, विच इज समराइजेशन। समराइजेशन में आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। बस इतना ही था प्रोसेस, खत्म खत्म। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो ये था समराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली 2 पॉइंट्स, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? तो सर इसके बाद बस 2 सिंपल सी स्टेप करते हैं जो कि एक दिमाग वाला बंदा कर पाएगा। याद रखना ये स्टेटमेंट, जो एक दिमाग वाला बंदा कर पाएगा। यहां तक कोई भी कर सकता है, लेकिन अब जो करेंगे वो दिमाग वाला बंदा करेगा। क्या करेगा सर दिमाग वाला बंदा? एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करेगा एंड इंटरप्रेट करेगा रिजल्ट्स। एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग क्या होता है सर? आपको ये देखना है, मतलब एनालिसिस मतलब कोई देखेगा कि बंदा क्या प्रॉफिट सही जा रहा है, क्या बिजनेस के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्या हमारा लॉस तो नहीं बढ़ रहा है, क्या साल दर साल हमारा प्रॉफिट कम तो नहीं होता जा रहा। ये सब आता है एनालिसिस में। ठीक है, वो एनालाइज करेगा एंड आखिरी स्टेप होता है, जो भी इसने एनालाइज करा है उस चीज को करेगा वो कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन आता है अपना लास्ट स्टेप। कम्युनिकेशन मतलब सर हम यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन देंगे। सर यूजर्स कौन? तो भाई साल के आखिरी में सरकार आपके पास टैक्स लेने आएगी, बहुत सारे लॉज हैं वो आपके ऊपर लगेंगे, टैक्स आपको भरना है, और क्या होता है सब्सिडी आपको मिलनी है, साल के अंत में बहुत सारी चीजें। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको किसी से लोन लेना है, आपने किसी से लोन लिया है तो उसको सिचुएशन बतानी है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। इन सबको, बैंक्स को, गवर्नमेंट को, एक्सटर्नल एम्प्लॉइज को, कस्टमर्स को, सबको पता होना चाहिए आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो हम कम्युनिकेशन करते किसको हैं? तो सर हम कम्युनिकेट करते हैं सारी चीजें यूजर्स को। सर ये यूजर्स कौन होते हैं? इसी लेक्चर में लास्ट में पढ़ेंगे। 2 तरीके के यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, दोनों अपन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये है अकाउंटिंग का प्रोसेस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो इसको ये कैसा होता है। बस उसके बाद 2 मिनट लगेंगे अपने को डेफिनेशन याद करने में। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक है, देख लिया। अब मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं और बस आ गए अपन। बस इतनी सी बात थी, मैंने तुम्हें बोला ना 2 मिनट ध्यान दो तो सारी चीजें मैं करा दूंगा। चलो 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 हटाओ इसको। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब बस ध्यान से सुनो, 2 बाई 3 पॉइंट्स आती हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेने दो मुझे, 1 सेकेंड। क्लासिफिकेशन सब सही है, इंटरप्रिटिंग, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब बस ध्यान दो। देखो यहां तक मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सारी चीजें होती हैं। अब आपके पास यहां पे बुक में, चैप्टर में 3 वर्ड्स आएंगे। सबसे पहला आएगा सर लिखा हुआ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है सर? तो बुक कीपिंग होता है हमारे अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको लिखना, सिर्फ बुक कीपिंग कहलाता है। इससे थोड़ा बड़ा वर्ड क्या है? तो इससे थोड़ा बड़ा वर्ड है अकाउंटिंग। ठीक है, और इससे बड़ा वर्ड क्या है? तो वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, जिसको आप अकाउंट्स बोलते हो, मतलब एज ए सब्जेक्ट, वो अकाउंटेंसी। सबसे छोटा बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग, फिर अकाउंटेंसी। सर बुक कीपिंग होता क्या है? सर ये जो आप आइडेंटिफिकेशन से लेके क्लासिफिकेशन कर रहे थे ना, आइडेंटिफिकेशन से लेके क्लासिफिकेशन अपन कर रहे थे। आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया और क्लासिफाई किया, लेजर अकाउंट बनाया, यहां तक आपका कहलाता है बुक कीपिंग। क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। मतलब आप बुक्स में ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई करना, लेजर अकाउंट तक बना लेना, इज कॉल्ड बुक कीपिंग। आई बात समझ में? अकाउंटिंग क्या होता है? तो बेटा अकाउंटिंग थोड़ा वाइड है। ये पूरे प्रोसेस को जो अपन बोलते हैं अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मैं दूसरे कलर से ले लूं, कौन सा कलर लेना है? येलो ले लेते हैं। चलो, तो ये पूरा जो प्रोसेस है सर, पूरा प्रोसेस जिसमें आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, सब जिसमें आ गया वो वाली चीज है आपकी अकाउंटिंग।
तो सर बुक कीपिंग छोटा है क्योंकि इसमें 4 स्टेप है, अकाउंटिंग बड़ा है क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। और सर अकाउंटेंसी क्या है? तो बेटा ये सब करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए ना, ये सब करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीके से करोगे, कुछ तो रूल्स फॉलो करोगे। तो ये रूल्स वगैरह जो सारी चीजें बताता है वो अकाउंटेंसी बताता है। मतलब ये दोनों चीजें अकाउंटेंसी के अंदर आ जाती हैं। आई बात समझ? ऐसे मार्क कर दो, जैसा बुक में एक डायग्राम है आपका कि बुक कीपिंग सबसे छोटा, बुक कीपिंग के अंदर आ जाता है अकाउंटिंग, और दोनों चीजें आ जाती हैं अकाउंटेंसी के अंदर। आई बात समझ में? तो सबसे छोटा है बुक कीपिंग क्योंकि इसमें 4 स्टेप है, अकाउंटिंग जिसमें सारे के सारे स्टेप हैं, और अकाउंटेंसी जिसमें ये दोनों चीजें करने के तरीके दिए हुए हैं। ये सारी चीजें आ जाती हैं अपनी अकाउंटेंसी यानी अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में। प्रोसेस समझ में आया? अगर आ गया है तो इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट की डेफिनेशंस कर लेते हैं फिर। चलो हो गया। अब देखो इसकी डेफिनेशंस पे आओ। बस हो गया भाई, खत्म खत्म, इतना ही समझाना था। अब तो सिर्फ अपन डेफिनेशंस पढ़ेंगे। देखो बुक कीपिंग आपको समझ में आ गया, 4 स्टेप। तो बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स में ट्रांजैक्शंस को लिखना ही बुक कीपिंग कहलाता है, वो अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। पढ़ लें। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्लासिफाइंग, इसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। ओके, मैंने बता दिया था। क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट। हम लेजर वाले अकाउंट्स बनाते हैं, कैश का लेजर जिसमें सारे कैश के ट्रांजैक्शन आ जाएंगे। इस चीज को बोलेंगे बुक कीपिंग। इज इट सिंपल नाउ? है ना, समझ आ गया ना? तो इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? तो सर अकाउंटिंग में आपने बताया कि पूरा प्रोसेस होता है, बस वही उसकी डेफिनेशन भी होती है। अकाउंटिंग क्या है, पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, सिंपल हो जाएगा, फिर अपन इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ी सी डिफिकल्ट है वो। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस है सर? आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड, फिर क्लासिफाई, फिर समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल था। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the financial information। सिंपल था, पूरा प्रोसेस ही लिख दिया है यहाँ पे। आई बात समझ? उसके बाद सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या है कि यहाँ पे जब अपन देख रहे थे, एक चीज तुमने ध्यान नहीं दी होगी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी ना बोल पाएगा कि मेरे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसके लिए हमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा ये बात करनी पड़ेगी, तब जाके हम कम्युनिकेशन तक पहुंचेंगे। हमको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। आई बात समझ में? इसलिए हम अकाउंटेंसी को लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं हम। बिजनेस खुद तो नहीं बोलेंगे ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चिल्ला के थोड़ी बोलेगा इतना कमाया, है ना। तो यहाँ पे अकाउंट्स दिखाएंगे कि भैया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली कितना कमा रहे हैं। ठीक है, एक बार अमेरिकन इंस्टीट्यूट की भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। पहली लाइन समझ में आई? अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग का इन टर्म्स ऑफ मनी और सही मैनर में, सिग्निफिकेंट मैनर में। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब मॉनिटरी मेजरमेंट वाले ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, उनका रिजल्ट दूसरों को बताना है, यानी कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेट करना एंड देन कम्युनिकेट करना। बस इस वही वो प्रोसेस को थोड़ा घुमा के, वो इंस्टीट्यूट है तो नाम कैसे करेगा, थोड़ा कठिन देगा ना, तो उसने ये डेफिनेशन दी। अगर आप ये डेफिनेशन भी कर रहे हो तो कोई भी बुराई नहीं है, आप इसको याद कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस पे भी जा सकते हो। ठीक है, 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं अपन इसके बारे में। तो अकाउंटिंग थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है। अकाउंटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट में, इतना मेन चीजें मार्क कर देता हूं। वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सर वो देख लिया हमने, 4 स्टेप बुक कीपिंग में आ रहे हैं और अकाउंटेंसी में 8 के 8 आ रहे हैं, 7-8 जितने भी स्टेप है, इसलिए वो उसका पार्ट है। बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का। सर ठीक है। अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। तो सर जो पहले अपन ने लिखा था पूरा लिख दूं, देख, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन। तो सर यहां तक आपने बोला क्लासिफिकेशन तक बुक कीपिंग है। इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा अकाउंटिंग। तो आप बोलोगे कि सर फिर ना अकाउंटिंग को अलग मान लेते हैं ना अपन। नहीं यार, अकाउंटिंग अलग नहीं है। जब तक ये चीजें क्लासिफाई नहीं होंगी, आप समराइज करोगे किसको भाई? जब तक लिखा ही नहीं होगा कि कैश कितना है, रेंट कितना गया, सैलरी कितना गया, प्रॉफिट निकालोगे कैसे? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। तो ये जो बुक कीपिंग है ना, ये जो बुक कीपिंग है,
ये पार्ट है पूरे के पूरे अकाउंटिंग का, ठीक है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, तो बुक कीपिंग यहां खत्म होता है और यहां से अकाउंटिंग समराइजेशन से शुरू हो जाता है। यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। उसको इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना, यहां तक हो गई अकाउंटिंग। ये वाली स्लाइड में सर कुछ याद करना था, नहीं यार ये समझने वाली थी, दो डेफिनेशन जो मैंने पहले बताई वो याद करने वाली थी। इसके बाद तीसरी स्टेप पे आ जाते हैं, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी क्या है, मैं इसको अकाउंटेंसी की डेफिनेशन लिख दूं तुम्हारे लिए, लिखो, अकाउंटेंसी इज द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की पूरी थ्योरी और पूरी प्रैक्टिस को अगर देख लें तो वो अकाउंटेंसी कहलाएगा एज अ सब्जेक्ट। समझ में आई बात? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिखी नहीं हुई थी मैंने तभी लिख दी। अकाउंटेंसी इज द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। यहां पे पढ़ लेते हैं क्या दिया है, अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नॉलेज है ना, मतलब समझो मैं टीचर हूं तो मेरे को अकाउंटेंसी का नॉलेज है, मुझे पता है ये सारी चीजें कैसे होंगी। तुम भी पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आइडेंटिफाई करना कैसे, रिकॉर्ड कैसे कैसे करना है ना, वो चीज अकाउंटेंसी है। क्या करना है ये अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। आई बात समझ? अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी क्या करता है, दूसरा रूल्स फ्रेम करता है जिसके बेसिस पे आप पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो, ठीक है। तीसरी बात, thus it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy। ध्यान से पढ़, अलग अलग करके पढ़, यहां तक पढ़। thus it may be said that accountancy is knowledge of accounting। अकाउंटिंग कैसे करनी है इसका नॉलेज अकाउंटेंसी कहलाएगा, एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। मेरे पास जो नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करूंगा, अकाउंटिंग के फॉर्म में, प्रोसेस के फॉर्म में, ठीक है। रोटी बनाना आती है, बनाऊंगा कैसे, तो भाई आटा वाटा गूंद के, वो प्रोसेस है। लेकिन बनाना क्या है, कैसे बनाना है, रोटी बनानी है, ये अकाउंटेंसी, ये नॉलेज है। आई बात समझ में? इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट बेटा, तो ये थी डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल थी, आई होप समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उनको देखते हैं अपन लोग। ये तुमने प्रोसेस पढ़ा ना भाई, वही है कैरेक्टरिस्टिक्स के। अकाउंटिंग किस चीज में मदद करता है, तो सर आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है कि कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, उनको ही रिकॉर्ड करें। तो आइडेंटिफिकेशन में, उनके मनी के मेजरमेंट में हमें मदद करता है। रिकॉर्डिंग में मैंने आपको पूरा जर्नल एंट्री पास करके दिखाया, तो रिकॉर्डिंग में मदद करता है। किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे लिखना है अकाउंटिंग बताता है। क्लासिफाई करने में हमें मदद करता है। हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग का, कि भाई क्लासिफाई कर दो आप सारे अकाउंट्स को। वो बताया था ना मैंने, नट्टू काका से पिछले 3 महीने की सेल पूछी तो भी बता पाए, तो इसमें वो हेल्प करता है। समराइज करने में हेल्प करता है सारे अकाउंट्स को, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में हेल्प करता है। एनालाइज करने में हेल्प करता है कि सर प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पीरियड टू पीरियड बेसिस पे, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, कि पिछले क्वार्टर की सेल कम थी, इसकी ज्यादा है, अच्छी बात है। ये चीज आप एनालाइज करते हो। लास्ट में ये सारी चीजें आप कम्युनिकेट करते हो। किसको कम्युनिकेट करते हो? तुम ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल लेक्चर में, है ना, मैं नहीं बता रहा किसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन लास्ट स्टेप। अच्छा, यहां पे सर पहली स्टेप थी अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, ये आपने नहीं बताई, बता रहा हूं। तो कम्युनिकेट जो सॉरी क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इज आर्ट। क्यों है भैया आर्ट? पहले तो आर्ट क्या होती है, तो आर्ट बेटा सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीजें आर्ट है। इसमें क्या चाहिए रहता है, तो आपको अच्छा होना चाहिए, आपको स्किल आनी चाहिए, आप क्रिएटिव होने चाहिए हो, बस यही है कि ये जो अकाउंटिंग है ना, क्यों है आर्ट, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्किल एंड क्रिएटिविटी। इट इज बेस्ड ऑन, या इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन स्किल एंड क्रिएटिविटी। अकाउंट्स को करने के लिए, अकाउंटिंग प्रोसेस को करने के लिए आपको स्किल आनी चाहिए, आपको समझना चाहिए सारे मेथड्स वगैरह कैसे ये फॉलो होते हैं। दूसरा, आप क्रिएटिव होने चाहिए हो ताकि आप प्रॉफिट को अच्छा दिखा पाओ। सर अच्छा कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, नहीं बेटा, कुछ एक्सपेंसेस को आप कम कर पाओ, प्रॉफिटेबिलिटी जहां है आप उसको बढ़ा पाओ, ये क्रिएटिविटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अकाउंटिंग जो है वो साइंस है। तो बेटा साइंस कब होती है कोई भी चीज, जब उसका कुछ आधार हो, कुछ बेस हो। तो ये जो अकाउंटिंग है ना, इसका बेस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स,
ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स होते हैं भाई 14-15 हैं, वो सब पढ़ेंगे, तो उन पे बेस्ड है हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं। ऐसे मुंह उठा के कुछ भी अकाउंटिंग नहीं करते, है ना। तो हम बिल्कुल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं। तो इट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। आर्ट या साइंस दोनों है, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। और बाकी सारी चीजें तुम्हें याद हो गई होंगी अभी तक, आई होप सो आपको याद हो गई है। हो गई ना, हो गई ना, ठीक है। चलो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाली चीज आती है सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। के अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे हैं हम, है ना। बेटा मैं समझाता हूं, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं 1 मिनट में याद कराऊंगा इस चीज को, 1 मिनट में। पहले तो इसको समझ लेते हैं सारे पॉइंट्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, क्यों हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे, इसीलिए अकाउंटिंग जरूरी है। दूसरा, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो हमारे यूजर्स हैं, कौन है यूजर बेटा, गवर्नमेंट है, बैंक है। अभी मैंने जस्ट पूछा ना यूजर्स कौन है, जस्ट पीछे वाली साइड में। तो बैंक्स, गवर्नमेंट, आपके कस्टमर्स, आपके लेंडर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके डेटर्स, ये सारे लोग आपके यूजर्स हैं। इनको आपके बिजनेस की अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे कराओगे, अकाउंटिंग के प्रोसेस के थ्रू। प्रोटेक्टिंग बिजनेस है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगा अकाउंटिंग। तो बेटा जब आप अकाउंटिंग करोगे तब बिजनेस के एसेट्स की फेयर वैल्यू आप लिखोगे। मतलब कोई बिल्डिंग आपने 10 लाख में खरीदी, सोचो आज अगर आप उसको बेच रहे हो तो 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो 15 लाख की हो गई, तो एक्चुअल वैल्यूज पे उनको चीजों को दिखाना। या फिर 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी और वो टूट फूट के आज 8 लाख की बची है, तो बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप। इसमें प्रोटेक्शन क्या हुआ, प्रोटेक्शन ये हुआ कि कभी अगर कोई चीज आपने लिखी ही नहीं तो वो बुक से ही गायब हो जाएगी। तो इसलिए सारे एसेट्स, जैसे डेटर हुआ जिससे आपको पैसा लेना है, अगर आपने उसको लिखा नहीं तो वो तो चला गया, है ना। तो प्रोटेक्ट करता है अकाउंटिंग अपने बिजनेस एसेट्स को, क्योंकि उनको अच्छी तरह लिखता है। तीसरा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हम अकाउंटिंग से प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स की पोजीशन, एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन। जो भी अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपके कर्जे हैं वो आज कितने हो गए, एसेट्स जो खरीदे थे आज कितने के हैं, ये सब डिटरमाइन करने में अकाउंटिंग मदद करता है। और मैनेजमेंट को मदद करता है पॉलिसी फ्रेम करने में, कि कॉस्ट बढ़ रही है तो मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करने की चीजें करेगा, पॉलिसीज बनाएगा। सिंपल है ना। तो ये हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एक एक लाइन आप आराम से इनके बारे में खुद ही लिख सकते हो, बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेकिन सर ये 6 पॉइंट याद कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल एक मेमोनिक बना लेते हैं, इसका एक्रोनिम बना लेते हैं अपन, ठीक है। क्या बनाते हैं अपन इसका एक्रोनिम, इसका एक्रोनिम बनाता हूं मैं, इसका एक्रोनिम बनाते हैं अपन मैप पीडीएफ। बस आपको मैप और पीडीएफ याद करना है। मैप पीडीएफ, एम फॉर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो यहां से ऐसे, यहां से मैंने एम लिया, यहां से ए लिया, यहां से पी लिया, और यहां से भी पी लिया, यहां से डी लिया, और यहां पे एफ लिया, ठीक है। ये मैंने बनाया एक्रोनिम। मेंटेनिंग एम ए पी पीडीएफ, एम से मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। इसके बाद पी था डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, और एफ से था अपना फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है। लिख दूं मैं एक बार पूरा, देखो मैं लिख के बताता हूं, आप आराम से याद करो। पहले यार एक काम करो, पहले आप याद करो, नहीं तो फिर ये लास्ट में अपन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अभी 3 और एक्रोनिम्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो पहला वाला ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छे से और मैप पीडीएफ करके इसको याद करो। भाई याद कैसे करना है ये भी बता देता हूं, सिर्फ 10 बार पढ़ ले, 10 बार टोटल इस चीज को पढ़ ले बस, और कुछ नहीं करना। ये मैप पीडीएफ इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये याद करो और ये सिर्फ 10 बार पढ़ो। मैप पीडीएफ याद होना चाहिए और 10 बार आपको पढ़ना है, 10 टाइम्स। पॉज द वीडियो, 10 बार पढ़, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, याद हो जाएगा भाई सारी चीजें। ऑलराइट, अगर सीरियसली पॉज करके इसको तुमने देखा है तो आराम से अभी तक तो याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एम से मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ए से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। इतना इजी हो जाता है एक्रोनिम्स, लाइक मेरे को तो याद हो गया क्योंकि मैंने लिटरली मैं रुका किया उस चीज को, 2 मिनट लगते हैं। करो करो हो जाएगा भाई, बात माना करो, तुम्हें बस वीडियो आगे बढ़ानी है ना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग हम जो कर रहे हैं उसमें क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है मुझे बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या रेंट है, क्या सैलरी है, सारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब आपके पास पैसा नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा कि बिजनेस के पास कर्जे ज्यादा हो गए और पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए? ये आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही तो पता चलेगा, अकाउंटिंग से ही तो पता चलेगा कि अब आप इतने लॉस में आ गए हो कि आपके पास इतने एसेट्स ही नहीं है कि आप उनको बेच के पैसा दे पाओ। उसी को ही बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना, दिवालिया हो जाना, कि मेरे पास पैसे ही नहीं है अपने कर्जे अदा करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं रिप्लेसेस मेमोरी, बिकॉज यू आर राइटिंग डाउन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, तो यू नीड नॉट टू मग अप एनीथिंग, है ना। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं कि इससे इतना लेना है, इसको इतना देना है, मेमोरी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप सारी चीजें लिख रहे हो। इसके बाद आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अगर कल को आपको बिजनेस को बेचना है, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि भैया अकाउंटिंग कैसी है, क्या चल रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, सेल्स कैसी है, वो सब आपको अकाउंटिंग से पता चलेगा। जब आप बिजनेस बेचने जाओगे, जो भी खरीदेगा तो वो आपके प्रॉफिट को देखेगा, लॉस को देखेगा, टर्नओवर को देखेगा, आपके एक्सपेंसेस को देखेगा, सारी चीजें देख के फिर वो आपका बिजनेस खरीदेगा। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि आप इसमें सेटलमेंट एक वर्ड आता है समराइजेशन, उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो, उस पर आप टैक्स भरते हो, तो अकाउंटिंग में ही है वो प्रोसेस में। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, पिछले साल कितना प्रॉफिट किया था, आज कितना प्रॉफिट किया है, ये चीज की कंपैरेटिव स्टडी। अच्छा, कंपैरेटिव दो तरीके से होती है, जो कंपैरेटिव स्टडी होती है ना, वो इंटर फर्म भी होती है, ये मैं बता देता हूं, एक होती है इंट्रा फर्म, मतलब फर्म के खुद के अंदर, ठीक है, विद इन, मैं लिख दूं उसमें विद इन फर्म, मतलब फर्म अपने ही अलग अलग साल के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर रही है कि 2012 में इतना कमाया था, 2013 में इतना कमाया, ऐसे करके खुद के ही प्रॉफिट्स को अगर वो देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको इंट्रा फर्म का इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। और इंटर फर्म, जैसे इंटर सिटी, दो सिटीज के बीच में चलने वाली बस इंटर सिटी कहलाती है, वैसे ही इंटर फर्म मतलब दो फर्म्स के बीच में, विद इन टू फर्म्स, दो या दो से अधिक कितनी भी हो सकती है, मतलब किसी और से आप कंपेयर कर रहे हो, उसका प्रॉफिट इतना, मेरा इतना, तो फिर ये हो गया इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में मदद करता है, कंपैरेटिव स्टडी में मदद करता है। अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो बैंक सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी बैलेंस शीट देखेगी कि भैया सही हो, तब तो आपको लोन देगी। मैनेजमेंट को असिस्ट करता है पॉलिसी मेकिंग में, मैनेजमेंट को जो भी पॉलिसीज बनानी है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, वो वाली चीजें ये मदद करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, नई बिजनेस यूनिट खोलनी है, ये डिसीजन आप कैसे लोगे? अगर आप प्रॉफिटेबल हो तभी तो, या तो बिजनेस को बंद करने का डिसीजन लेना है। इन एनी डिसीजन दैट यू वांट टू टेक, आपके पास अकाउंटिंग होनी चाहिए बिजनेस की, बिना इंफॉर्मेशन के कैसे कोई डिसीजन लोगे आप? एंड अगर अब कभी आप पे कानूनी कार्यवाही हुई तो आपकी अकाउंटिंग जो है वो एक एविडेंस की तरह भी काम करती है कोर्ट में। मतलब वो तो मैं आपको ये बताता हूँ, वो जो बही खाता होता था ना पहले, जो लोग चलाते थे पुराने जमाने में, रेड कलर की बड़ी बुक जिसमें बही खाता जिसको बोलते थे, वो आज भी कोर्ट में मान्य है एज एविडेंस, उसमें लिखा हुआ होता है, लेकिन दैट इज एविडेंस इन कोर्ट, आप उसको पेश कर सकते हो एज एविडेंस। ठीक है, अच्छा सर चलो समझ में तो आ गया, रटवा दो रटवा देते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसका मैंने एक एक्रोनिम मस्त बनाया, अभी बैठ के बता देता हूं मैं आपको। तो जो एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग के, ये है फर्स्ट क्लास। कैसे हैं भाई? ये है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास अपने अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं। देखो कैसे, फर्स्ट FI इंसॉल्वेंसी याद कर देंगे, RS सेल ऑफ बिजनेस, T सेटलमेंट ऑफ टैक्स, मेन वर्ड्स याद किए ताकि आगे इजी हो जाएगा। फिर क्लास CLASS फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब सर ये कैसे फर्स्ट क्लास, तो आपने लिख दिया बेटा, बहुत ही सिंपल है। F से आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन याद रख लो, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, हेल्प्स इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। R से रिप्लेसेस मेमोरी। S से क्या था? सेल ऑफ बिजनेस, तो हेल्प्स या फैसिलिटेट्स इन सेल ऑफ बिजनेस। T से टैक्स असेसमेंट, हेल्प्स इन टैक्स असेसमेंट, फैसिलिटेट्स टैक्स का असेसमेंट। हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, फैसिलिटेटिंग लोन्स। उसके बाद A क्या था? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, और लास्ट में S क्या था? सर्व एज एविडेंस इन कोर्ट। ठीक है, अरे याद हो जाता है बहुत जल्दी एक्रोनिम से। तो ये फर्स्ट क्लास इस चीज का एक्रोनिम है, फिर से आप इसको आराम से पढ़ो, भाई पॉज करके पढ़ो इस चीज को, फिर नेक्स्ट वाले पे आता वो भी याद हो जाएगा। फर्स्ट क्लास और ये 10 बार पढ़ना है, फर्स्ट क्लास तो वैसे ही याद हो जाएगा, तो 10 बार आराम से पढ़ो, पॉज करके कर भाई, करके देख, हो जाएगा। वीडियो आगे मत बढ़ा, समझ के आगे बढ़। इस वीडियो के बाद में लर्न भी हो जाएंगी सारी चीजें। ऑलराइट, पॉज इट, लर्न इट, आते हैं वापस। ऑलराइट, आई होप याद हो गया होगा अभी तक। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलता हूं। डिसएडवांटेजेस बस लास्ट बचे हैं, याद
करने के लिए एक्रोनिम पहले ही बता दूं, डिसएडवांटेजेस को याद करने का एक्रोनिम है विन अप। याद कर लो, जीत जाओगे, विन अप। ओके, कैसे, क्या है? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है बेटा? देख, अकाउंट्स को बाहर से सजाना। अंदर बिजनेस में लॉस है, लेकिन आप बाहर उस चीज को बहुत अच्छा दिखा रहे हो, ऐसा अकाउंट्स में हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? सिंपल सी बात, आपने एक बिल्डिंग खरीदी, आपने अकाउंट्स की बुक्स में लिख दिया कि 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है। अब सर वो जो आपने बिल्डिंग खरीदी वो पूरी जर्जर हो रही थी, वो पता नहीं कितनी जगहों से टूटी हुई है और कभी भी गिर सकती है। 10 लाख की बिल्डिंग आपकी कभी भी गिर सकती है, ऐसी स्टेज पे, ठीक है? लेकिन फिर भी आप उसको बुक में क्या दिखा रहे हो? 10 लाख का ही दिखा रहे हो। तो ऐसे में ये प्रॉफिट को ज्यादा होके दिखाता है, यानी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा दिख गई आपकी। वैसे ही कभी कभी आपके प्रॉफिट ज्यादा दिखते हैं, ठीक है? कैसे? वो सारी चीजें, वो टेक्निकल चीजें हैं, अपन कैसे कर सकते हैं, लेकिन विंडो ड्रेसिंग अपन कर सकते हैं। जैसे हमने किसी को माल भेज दिया, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा प्रॉफिट को अपग्रेड करना बता रहा हूं। हमने किसी को माल भेज दिया, सेल कर दिया हमने, पर उसको ये बोला कि मैं तेरे को 1000 चीजें दे रहा हूं, मुझे पता है उसकी दुकान पे 20 चीजें बिकनी है, मैं होलसेलर हूं, मुझे पता है किसी की दुकान पे 20 चीजें बिकनी है, मैंने उसको 1000 चीजें भेज दी और मैंने उसको सेल रिकॉर्ड कर दिया, मैंने बोला कि नहीं बिके तो वापस ले आना। समझे? तो ऐसे में मुझे पता तो है ना कि यार वो नहीं बिकेंगी, वापस आएंगी, लेकिन मैं उस चीज को सेल मान के बैठा हूं, तो अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया है मैंने। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो गलत काम है, नहीं करने चाहिए, लेकिन अकाउंट्स में लोग करते हैं, जिसको इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, कि अकाउंट्स को ऊपर ऊपर से अच्छा दिखाना, अंदर बिजनेस की हालत खराब है। समझे? तो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव डेटा, जैसे अपन ने एग्जांपल में देखा कि स्ट्राइक पे चले गए थे कोई भी, तो उसको अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और भी कोई अगर अच्छा बंदा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, 2 एम्प्लॉइज है, एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय बुरा काम कर रहा है, दोनों की सैलरी 10-10 हजार है, तो अकाउंटिंग की बुक्स में 10-10 हजार दिखेगा ना यार, आपको ये थोड़ी ना दिखेगा कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है। तो क्वालिटेटिव डेटा इग्नोर हो जाता है। कभी भी अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीजें हैं ही ना उसमें, तो कभी भी पूरा एग्जैक्ट नहीं होता कि जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा, है ना? उसके बाद अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन कभी कभी ये दिखाता है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लैंड जो है ना, लैंड, जमीन, हम बुक्स में उसको अगर 1 करोड़ की खरीदी, मैंने 1 करोड़ बुक में एसेट दिखाया, मैंने एसेट दिखाया कितने का, कि भाई हमने एक लैंड खरीदी है 1 करोड़ रुपए की। अब देखिए, अगर मैंने 4-5 साल इस लैंड को रख दिया तो ये तो महंगी हो जाएगी, हो सकता है 2-3-4 करोड़ की हो जाए, लेकिन क्या है कि बुक्स में, अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम उसको 1 करोड़ पे ही दिखाते हैं। तो इन दैट केस ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। समझे बात को? क्योंकि कभी कभी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं लेता है ये। वैसे भी अकाउंटिंग में अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट एक आएगा, फॉलो करते हैं, इसीलिए भी हम इस चीज की फेयर वैल्यूज नहीं लिखते जब तक इनको बेचे नहीं। बेचोगे तब जाके पता चलेगा कि ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है, ठीक है? तो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। यही मैं फिर से इसको ही बताता हूं, यही एग्जांपल में देख लो कि प्राइस लेवल चेंज हुआ ना, आपने कोई मशीन खरीदी, समझो आपने कोई मशीन खरीदी, अब वो मशीन आपने 1 लाख रुपए की खरीदी, तो ये 1 लाख की मशीन 1 साल बाद थोड़ी तो कम होगी ना भाई, कुछ तो कम होगा। और हो सकता है एक और चीज हो कि ये मशीन आज अगर आप खरीदने जाओ तो ये मशीन अचानक से 2 लाख रुपए की हो गई है। अब आपने तो ये वाली खरीदी, आपकी बुक्स में आप इसी वाली मशीन को दिखा रहे हो 1 लाख की, तो आपको हर बार यही दिखता रहेगा कि ये मशीन 1 लाख रुपए की है। धीरे धीरे हालांकि उसको कम करोगे आप, डेप्रीसिएशन आपने पढ़ा, उससे धीरे धीरे आप कम करोगे, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, वो आप दिखाते ही नहीं हो कभी। ऐसा बहुत ज्यादा तो सेल में होता है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। सेल्स की बात करते हैं, सेल्स अफेक्ट होता है प्राइस से। मैगी का प्राइस 10 रुपए था, मैगी का प्राइस 14 रुपए हो गया। मैगी तो आप खाते, अगर कोई दुकानदार पहले 1000 मैगी बेचता था और अब वो सिर्फ 900 मैगी बेच रहा है, आप एक बात बताओ कि ज्यादा प्रॉफिट कब हुआ उसको? पहले 1000 मैगी बेच रहा था तो 1000 रुपए पे कमा रहा, समझो 1 ही रुपए मैगी पे अगर कमाता है, तो यहां पे तो सर अगर देखा जाए तो वो 1000 रुपए कमा रहा है, क्योंकि वो 10 रुपए की मैगी बेच रहा है 1000 पैकेट, और हर पैकेट पे 1 रुपए कमा रहा है, तो 1000 रुपए कमाए इसने। और वहीं अगर मैं यहां पे देख लूं तो यहां पे इसने 900 पैकेट बेचे, यानी 900 रुपए कमाए सिर्फ। भाई मैगी का प्राइस बढ़ जाने से उसके प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी ना बढ़ जाते हैं, ठीक है? वो तो कंपनी बढ़ाती है, उस हिसाब से आप खरीदते हो। तो यहाँ 900 कमाए, यहाँ पे 1000 पहले कमा रहा था, तो प्रॉफिट तो कायदे से कम हुआ है सर, प्रॉफिट तो कायदे से कम हुआ है। लेकिन वहीं आप सेल्स को देख लो, तो पहले 10,000 की सेल थी, 10,000 की सेल थी, 1000 इंटू 10 अभी कितनी हो गई? 14 इंटू 9, 0 0 4 9 से 36, 3 9 1 से 9, 10 11 12, 12,600, 12,000
600 की सेल हुई, तो सर ऐसे सेल तो बढ़ी हुई दिख रही है लेकिन प्रॉफिट तो एक्चुअली कम हो गया। इसी को ही बोलते हैं प्राइस लेवल का चेंज होना। ये प्राइस का लेवल चेंज हुआ लेकिन इससे प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो गई, लेकिन इसको इग्नोर कर देता है। अकाउंटिंग में हम वही कॉस्ट लिखते हैं जितने पे खरीदा, है ना, तो हम अगली फेयर वैल्यूज को देखते ही नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये था इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको याद कैसे करना है, तो सर वही मैंने आपको बताया कि विनअप, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग, W से आप क्या करोगे, विंडो ड्रेसिंग, यहां पे मैं मार्क कर देता हूं। I से इग्नोर्स क्वालिटेटिव डेटा, इग्नोर्स क्वालिटेटिव डेटा। N से नॉट फुली एग्जैक्ट। U और P, U से अपन देखेंगे अनरियलिस्टिक और इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, तो प्राइस लेवल चेंजेस का P। फिर से वही 5 बार 10 बार पढ़ लो इसको, और सामने वो लिखा हुआ है, पॉज करो पढ़ो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, याद कर लिया, सिंपल था। विंडो may lead to विंडो ड्रेसिंग, I से क्या था, इग्नोर्स क्वालिटेटिव डेटा। N से क्या था, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। U से अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। P से प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, सिंपल था, याद कर लिया, सिंपल सी ये चीज थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अरे आ गए हमारे पास आ गए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास दो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, एक्चुअली दो नहीं होते, एक इंटरनल होते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल भी है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके के दो यूजर्स हैं। पहले अपन ओनर्स की और मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, ये कंपनी के अंदर हैं, तो इंटरनल यूजर्स हुए। ओनर को क्यों चाहिए, तो ओनर भाई, आपको ओनर को क्या क्या डेटा देना है बिजनेस को, तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। अकाउंटिंग बिजनेस के ओनर को प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। सर इनसे होगा क्या, तो सर इससे ओनर के बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे। कौन से, कि भैया उसको एडिशनल कैपिटल लगानी है या नहीं। एडिशनल कैपिटल लगाएगा ना भाई, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो एक और दुकान खोलेगा, एडिशनल कैपिटल लगाएगा। ठीक है, या फिर मनी विड्रॉ कर दे, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, मतलब अगर उसको लग रहा है कि यार और मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा तो वो विड्रॉ ही कर दे अपना कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीजें उसको मदद मिलेगी ये वाली चीजों से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। मैनेजमेंट क्या करता है, तो भाई मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा पूरा बिजनेस संभालेगा, देखेगा कि कैसा क्या चल रहा है। इनको क्या यूज होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, तो भाई मैनेजमेंट को सबसे बड़ा यूज है पॉलिसी फॉर्मेशन में। अब ये पॉलिसी फॉर्मेशन में क्या होता है, सर किस चीज की पॉलिसी बनाएगा, देखो मैं आपको बताता हूं। कॉस्ट के बारे में पॉलिसी बना सकता है कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कम कैसे करें। ठीक है, सेल्स को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में, स्टाफिंग, हमको कौन कौन से लोग हायर करने और कितने पैसों पे, मतलब कौन कौन सी चीज की जरूरत है, इन सारी चीजों में मैनेजमेंट को भी हमारा अकाउंटिंग मदद करता है। आई बात समझ में, लेना है स्क्रीनशॉट, बिल्कुल लो। ठीक है, तो ओनर्स और मैनेजमेंट को इस पॉइंट्स में हेल्प करता है। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है और पोटेंशियल इन्वेस्टर। वैसे इन्वेस्टर को कैसे मदद करेगा कि भैया उसको और इन्वेस्ट करना है या नहीं, है ना, या फिर अपना स्टेक निकालना है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो मतलब बन सकते हैं हमारे इन्वेस्टर फ्यूचर में, उनको कैसे मदद करेगा, तो भाई उनको अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, है ना। अगर अच्छा प्रॉफिट जा रहा है तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे आपके। पब्लिक, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक जो होती है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करती है आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस के, तो उनको भी इंटरेस्ट है उस चीज में, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। कंज्यूमर्स अगर देखेंगे कि भैया आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सही है, मतलब आपके रेट्स जो है रीजनेबल है, तो कस्टमर्स से आपकी सेल बढ़ेगी। ठीक है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, भाई देखो क्या होता है ना कि कभी कभी कोई कंपनी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं यार, फोर्ड, क्योंकि आप लोग, ऐसा नहीं फोर्ड की कारें अच्छी नहीं है, लेकिन कस्टमर को भी पता है फोर्ड कंपनी इंडिया में नहीं है। ठीक है, फोर्ड इंडिया से चला गया, हालांकि उसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो है वो चल रही है। मैनेजमेंट मतलब कार का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, वो तो मिल रही है, पर फिर भी फोर्ड एज अ कंपनी इंडिया में नहीं है। तो कस्टमर को वो पता है, ये चीज कस्टमर को नॉलेज है उस चीज का, तो फोर्ड की गाड़ियां कम बिकती हैं, क्योंकि भाई ले तो लेंगे फिर अपन सर्विस कहां से कराएंगे। ठीक है, तो कस्टमर्स को भी जरूरत है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें लोन्स देते हैं, तो इनको भी इसलिए जरूरत है कि अकाउंटिंग का पता चले। क्रेडिटर्स हमें उधार देते हैं, तो हमें क्रेडिट परचेजेस में मदद करते हैं। क्रेडिटर मतलब वो बंदा जिससे आपने माल लिया है उधार पे,
तो भाई बिजनेस की इंफॉर्मेशन देखेगा ना, पता चला तुम वैसे ही डुब्बत खाते हुए हो ऑलरेडी, तुम्हारा बिजनेस लॉस में, तो तुम्हें कौन लोन देगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को भी जरूरत है। रिसर्चर्स अपनी खुद की रिसर्च के लिए आपका यूज करते हैं बिजनेस की बुक्स, बिकॉज वो उससे आपकी क्या बोलते हैं उसमें, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है तो वो रिसर्च करके उस पर थीसिस लिखेगा, है ना, उस पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बनाएगा कि यार ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था तो ये बिजनेस डूब गया, इसलिए रिसर्च करने के लिए भी ये चीज़ें यूज होती हैं। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, मोस्टली मैं अगर गवर्नमेंट लिखूँ तो टैक्स असेसमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को आपके अकाउंट्स की जरूरत है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहां तक ये चीज खत्म होती है और अब आ रही हैं इस चैप्टर की 3 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। ठीक है, अब ये इससे पहले का भी इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं कि यही इंपॉर्टेंट है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले चीज यहां पे पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है आपकी, उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, बस ये। तो इट शुड बी रिलायबल। रिलायबल मतलब ये वेरीफाइबल होनी चाहिए, मतलब आप इस चीज को वेरीफाई कर सको कि जो लिखा हुआ है सही है? और दूसरा, इट शुड बी, ध्यान से सुनना, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड मैनिपुलेशंस, फ्री फ्रॉम बायस एंड मैनिपुलेशंस, मतलब कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए आपके अकाउंटिंग डेटा में, फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए। पर्सनल बायस हो जाता है ना कि मेरा बिजनेस है तो अच्छा दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड मैनिपुलेशंस एंड वेरीफाइबल होनी चाहिए। जो भी आपने लिखा है उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास, बिल्स वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए। शुड बी रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब इट शुड हेल्प यूजर्स to take proper decisions। इसका मतलब क्या बेटा, देखो, अगर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी तो जो भी यूजर उसको पढ़ रहा है, इट वुड बी इजी फॉर हिम टू टेक एनी डिसीजन दैट ही वांट्स। कोई सा भी यूजर उठा लो, बैंक के लिए इंफॉर्मेशन अगर अच्छा रेलिवेंट है आपकी इंफॉर्मेशन, तो बैंक के लिए क्या जरूरी है, आपको लोन देना, तो बैंक के लिए काम की रहेगी वो इंफॉर्मेशन। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप दे रहे हो तो टैक्स कैलकुलेशंस में मदद हो जाएगी, है ना। तो ऐसी होनी चाहिए कि भैया लोग उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाए आपके लिए। ठीक है सर। तीसरी चीज अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो यूजर्स को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिखता हूं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आप लास्ट वाले अकाउंट्स या फाइनल अकाउंट्स लिख दूं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स शुड बी in a manner easily पूरा ही लिख देता है यार, that they are easily understandable by users। पूरा ही लिख दिया मैंने। चलो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट शुड बी इन अ मैनर दैट दे आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर्स। ऐसे बनाओ अपने फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ऐसे बनाओ कि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। तीसरा, कंपेरेबल। इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। कंपेरेबल में मैं लिखता हूं दो चीजें, मैंने आपको समझाई है, फिर भी लिख देता हूं यहां पे, इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन इजी होना चाहिए यूजर के लिए। इंटरफर्म, इंट्राफर्म। इंटरफर्म यानी दो फर्म्स के बीच में, फर्म ए और फर्म बी, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन कर रहे हो वो इजी होना चाहिए। इंट्राफर्म यानी उसी फर्म के अलग अलग साल के प्रॉफिट्स में लिख देता हूं, 2013 का प्रॉफिट, 2014 का प्रॉफिट, ठीक है, समथिंग 2013 में प्रॉफिट था, 14 में प्रॉफिट था, 2015 में प्रॉफिट था, उसी फर्म का सेल्स या प्रॉफिट या जो भी आप देख रहे हो वो वाली चीज, वो इंटरफर्म भी होना चाहिए। जो भी डेटा है शुड बी इजीली कंपेरेबल, इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म। ठीक है, आप दूसरी फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, अपनी फर्म में भी उसको कंपेयर कर सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, आगे बढ़ने से याद आया मुझे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही मार्क कर दिया। 3 ब्रांचेस है, सिंपल सी। अच्छा सर हमको क्या तीनों ब्रांचेस पढ़नी है? नहीं, 11 12 में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन, किस चीज के डिटर्मिनेशन के लिए हेल्प होती है भाई? फाइनेंशियल अकाउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा लिख देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक और चीज डिटरमाइन करने में मदद करती है, क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके लिए ये हेल्प होती है फाइनेंशियल, अरे मिट क्यों नहीं रहा, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अपन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपन यूज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों यूज होती है सर? तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज टू मेंटेन असर्टेन मतलब डिटरमाइन, मेंटेन, असर्टेन, और क्या होता है? कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आप गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं उस चीज की कॉस्ट को मैनेज करना, कंट्रोल करना, देखना कि कितनी आ रही है, क्या कम हो सकती है, क्या बढ़ सकती है, ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में अपन देखते हैं। तो वो जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं वो ये सारी चीजें देखते हैं कि कोई भी चीज आप बना रहे हो तो कम से कम में बने या फिर बहुत सस्ती बने, ये वाली चीजें वो लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है भाई। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, हेल्प्स मैनेजमेंट in taking decisions, एंड डिसीजन तो लेंगे ही, कभी कभी पॉलिसी भी बनाते हैं, तो हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस एंड पॉलिसी फॉर्मेशन रिगार्डिंग, किस चीज के रिगार्डिंग भाई बनाएंगे ये? तो रिगार्डिंग अपना हो गया कॉस्ट, रिगार्डिंग प्रॉफिट, रिगार्डिंग फंड्स, पैसा कहां से आएगा बिजनेस में, रिगार्डिंग सेल्स, सारी चीजों की पॉलिसीज के हिसाब से एक्सेट्रा लिख देता हूं मैं। तो सारी चीजों की पॉलिसी बनाना और किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेना, मैनेजमेंट का ही काम है, लोगों का ही काम है कि बिजनेस के अंदर होगा क्या, है ना। तो उन सारी चीजों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका हेल्प करता है। टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अपन बस इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं अपन, जो फिर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही है यार, मोस्टली आता है कि क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। अब आपको बहुत अच्छी तरह ये पूरा पढ़ के समझ में तो आ गया। बुक कीपिंग में 4 ही चीजें हैं, क्या? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। और बाकी की 4 चीजें जो हैं, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस, समराइजेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, ये जो सारी चीजें ये आ जाती हैं अपनी अकाउंटिंग में। तो ये तो बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा छोटा है, इसी हिसाब से अपन इसको पढ़ भी लेते हैं। तो स्कोप क्या है? बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, measuring, recording transactions in the books of accounts and classifying them। तो ये 4 चीजें इसमें आ गई। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जस्ट अभी मैंने बताया वही वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। आगे के 4 स्टेप यहाँ, बाकी के 3 स्टेप वहां। तो सर आप बोलेंगे सिर्फ 3 स्टेप आते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं नहीं, पूरा का पूरा प्रोसेस ही अकाउंटिंग कहलाता है। बिकॉज समराइज करोगे कब? जब ये सारी चीजें होंगी, नहीं तो समराइज ही नहीं कर पाओगे, है ना। चलो दूसरा क्या स्टेज? तो ये प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी पहले ये किया जाता है, ये सेकेंडरी स्टेज है, बाद में ये किया जाता है। ये कहां से स्टार्ट होता है? जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से ये स्टार्ट होता है। तीसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपको सारी चीजें लिखनी है। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन तुम्हारी बुक में आ गए, है ना। ये बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कैसे इनको इंप्रूव करना है, वो अपने को बताता है अकाउंटिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, नेट रिजल्ट समझते हो, नेट प्रॉफिट वगैरह, एंड फाइनेंशियल पोजीशन। भाई अपन ने पहले भी देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये दोनों फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट्स के लिए निकाली जाती हैं। एंड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग का काम है। परफॉर्मेंस, इट इज, अच्छा ये ध्यान से देखना, इट बिगिंस
इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। कोई भी कर सकता है बेटा अकाउंट्स में, ये जो जर्नल एंट्री वगैरह पास करना है, नहीं कोई भी कर सकता है। अच्छा ऐसे नहीं कि कोई भी कर सकता है, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन हाँ कोई भी कर सकता है। लेकिन एनालिसिस करना जो है ना यार, वो एक अच्छा सीए कर सकता है, या एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन जिसने उसके ऊपर रिसर्च किया वो कर सकता है। कि भाई तुझे कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है या नहीं। वो मैगी का एग्जाम्पल दिया था, उसमें कोई भी सेल्स देख के बता सकता है कि यार सेल तो बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट तो कम हो रहा है ना। ये एक नॉलेजेबल बंदे का काम है। तो इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। ठीक है, कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन ही इसको परफॉर्म करेगा। स्किल्स, स्पेशल स्किल्स, तो बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है, सच कोई भी नॉर्मली पढ़ के इस चीज को कर सकता है। और आजकल तो सॉफ्टवेयर वगैरह भी आ गए हैं, तो आप आराम से कोई ट्रांजेक्शन मार डालो तो उसकी एंट्री वेंट्री सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, एनालिसिस में वही रिसर्च में बंदा चाहिए। अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट। वैसे देखो, रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज, आपको पता चलना चाहिए कि भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये वो जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत, वो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए एनालाइज करने की। सिंपल है यार, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसका भी एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है खत्म। आई होप जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आगे, तो आपको याद भी हो गई होंगी चीजें। जैसे मैंने वो आपको फर्स्ट क्लास और विनअप, ये जो मैप पीडीएफ, ये तीनों मैंने आपको एक्रोनिम्स बताए। आई होप ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे लिए, आराम से तुम एग्जाम में ये सारी चीजें कर लोगे। आई होप दिस वॉज गुड, दिस वॉज अ गुड लेक्चर। आपको पूरा समझ में आया, आपको फिर पढ़ने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो फिर से देख लेना, तो आई थिंक सारी चीजें मगअप हो जाएंगी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।